दोस्तों, धुआं एक ऐसे नौजवान की जिंदगी का फसाना इबरत है जिसने अपने बेगुनाह वालिदैन को अपनी निगाहों के सामने रात के अंधेरे में कत्ल होते हुए देखा था। एक दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी धुआं, इसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। राशिद और उसके दोनों दोस्त मेरी तरफ खूनखार नजरों से देखते हुए बढ़ रहे थे। चाकू राशिद के हाथ में था, उसके दोनों दोस्त दाएं बाएं मौजूद थे। मुझे ये एहसास ही ना हुआ कि हमारे इर्द गिर्द भीड़ हो गई है। राशिद ने जब चाकू खोल लिया तो भीड़ में से कोई चीख उठा, बस करो राशिद, छोड़ दो इसे, खून खराबे की जरूरत नहीं। हरगिज नहीं, राशिद भी जवाबन चीखा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अब मुझसे खासा करीब आ चुका था, मैं उसी का मुंतजिर था। मैं अचानक अपनी जगह से उछला और फिर मेरा दायां पांव दायरे की सूरत में फिजा में बुलंद हुआ। उधर मेरी लात उसके हाथ पर पड़ी, उधर चाकू उसके हाथ से निकलकर मेरी तरफ आया। मैंने झपट कर फिजा में ही चाकू लपक लिया। राशिद पर जूडो का एक दाव आजमाते हुए हरचंद के मेरा ये इरादा नहीं था कि चाकू उसके हाथ से निकलकर मेरी तरफ आ जाए और मैं उसे लपक लूं, मगर वहां मौजूद लोगों ने यकीनन ऐसा ही महसूस किया होगा जैसे मैंने दानिस्ता ये सब कुछ किया है। चाकू मेरे हाथ में आते ही उन तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। आओ अब आगे बढ़ो ना। मैंने चाकू लहराकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया, फिर बोला, अच्छा तो ये लो, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं कि किसी निहत्थे शख्स पर हथियार से हमला करूं। ये कहते हुए मैंने चाकू बंद करके अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। वो तीनों मेरे हाथों खासी मार खा चुके थे, फिर भी इतने लोगों के सामने अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सके। दूसरे इलमे उन तीनों ने बैक वक्त मुझ पर हमला कर दिया। मैं इसके लिए पहले से तैयार था। उसके पेट पर मेरी लात पड़ी, दूसरे के शाने पर खड़ी हथेली और तीसरे के मुंह पर उल्टा हाथ। दो तो कराते हुए जमीन पर बैठ गए, मगर एक जिसके मुंह पर उल्टा हाथ पड़ा था मुझसे लिपट गया। मैंने उसकी कनपट्टी पर जचा तुला हाथ मारा तो वो किसी मुर्दा मछली की तरह दूर जा गिरा। राशिद के पेट पर मेरी लात पड़ी थी और वो दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े जमीन पर बैठा था। मैंने उसके करीब जाकर सर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसके साथ मेरा घोंसा उसके पेट पर लगा। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नजर आने लगे। बोल, अब छेड़ेगा जमीला को? मैंने उसके सर के बालों को झटका दिया। उसी वक्त राशिद के दोनों दोस्त उठकर वहां से भाग गए। उन दोनों में शायद अब मजीद मेरे हाथों मार खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। राशिद ने गालिबन अपने दोस्तों के फरार हो जाने के बाद खुद भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसका इजहार उसके चेहरे से हो रहा था। फिर उसने अपनी जबान से भी इकरार किया, मुझे माफ कर दो फिरोज, अब कभी मैं जमीला को नहीं छेड़ूंगा। मैंने उसके सर के बाल छोड़ दिए और फिर पेंट की जेब से चाकू निकालकर उसे देते हुए बोला, अगर तुम अपने अहद पर कायम ना रहे तो मैं आइंदा हरगिज तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राशिद नदामत से सर झुकाए अपने घर की तरफ चला गया। आज शेर को सवा शेर मिला तो मालूम हुआ इन लोगों को। वहां मौजूद लोग चहमगोइयां करने लगे। फेरोज ने उनके सारे कस बल निकाल दिए। मुझे एहसास था कि अम्मी और अम्मी से भी ज्यादा जमीला मेरी तरफ से फिक्रमंद होगी, इसलिए मजीद वहां रुके बगैर घर की तरफ वापस चल दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। अम्मी और जमीला दोनों दरवाजे पर खड़ी थी। तुमने बड़ी देर लगा दी बेटा, अम्मी दरवाजे से हटते हुए बोली। वो मलून राशिद मिला तुम्हें? हाँ अम्मी, मैंने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो मिल गया और आइंदा के लिए उसे सबक भी मिल गया। अब कभी वो जमीला को छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। आखिर हुआ क्या फेरोज, हमें भी तो मालूम हो। जमीला भी बोल उठी। वो मुझे बचपन से ही नाम लेकर मुखातिब करती थी। खाक डाल लड़की, अम्मी ने मुदाखलत की। बस तेरे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि वो तेरे रास्ते में नहीं आएगा। अम्मी ठीक कह रही हैं। मैंने शरारत से जमीला की तरफ देखा। जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोरदार भूख लग रही है। जमीला को मैंने दानिस्ता अम्मी के सामने कुछ नहीं बताया, मगर मुझे ये मालूम था कि वो मेरी तरफ से पूरी तफसील मालूम किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। फिर ये हुआ, मैं खाना खाकर कमरे में लेटने लगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने आते ही कहा, हाँ अब शुरू हो जाओ वरना। उसने धमकी देने वाले अंदाज में अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, वरना मलका आलिया अपने बादशाह सलामत से नाराज हो जाएंगी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसे छेड़ा और बिस्तर पर लेट गया। बको मत, तुम क्यों होने लगे मेरे बादशाह सलामत? वो खजल सी होकर बोली। क्यों, क्या तुम्हारे लिए बादशाह सलामत आसमान से उतरेंगे? मैंने अपने जिस्म पर चादर ओढ़ते हुए कहा। कहीं से भी उतरे, तुम कौन? अच्छा तो हम कोई नहीं तो फिर जाओ यहाँ से। हरगिज नहीं, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे एक एक बात नहीं बता दोगे। उसने मेरे जिस्म से चादर खींच ली। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। फिर मुझे जमीला की बात माननी पड़ी। चाकू का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। मेरी पूरी बात सुनकर उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, अगर चाकू उसके हाथ से ना छूट जाता तो खुदा ना करे बहुत बुरा होता। मेरी खातिर तुम अपनी जिंदगी ना खतरे में डाल दी थी। ये जिंदगी भी तो तुम्हारी ही है जमीला।
तुमसे तो ज्यादा मेरी जिंदगी कीमती नहीं। मैं जज्बाती हो गया। पागल हो तुम पूरे। वो हंस दी और फिर कमरे से चली गई। देर तक उसकी हंसी मेरी समात में गूंजती रही। उस दिन के बाद राशिद ने फिर कभी जमीला को नहीं छेड़ा। जमीला ने मुझे बताया कि अगर कभी आते जाते वो मिल जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। इस वाक़े ने मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा कर दी। मेरे कहने पर अम्मी और जमीला ने वादा कर लिया कि अब्बू को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया जाएगा। मोहल्ले वाले भी अब मुझे ज़्यादा इज्जत और एहतराम की नज़र से देखने लगे, जिसका सबूत मेरे साथ उनका रवैया था। इसी तरह 2 साल और बीत गए। मैट्रिक के बाद अम्मी ने जमीला को पढ़ाने से इनकार कर दिया, हालांकि अब्बू उसे मजीद पढ़ाने के हक में थे। अम्मी ने कहा कि हमें कौन सा जमीला से नौकरी कराना है जो आगे बढ़ाएं। वो जमीला को कॉलेज भेजने पर आमादा नहीं थी। मैं अब बीए के पहले साल में था। इंटर मैंने अच्छे नंबरों से पास किया। इसी दौरान मैंने जूडो कराटे की भी मुकम्मल तरबियत हासिल कर ली। मेरे जहन से अभी तक बरसों गुजर जाने के बावजूद अपने वालिद और भाई के कातिल का चेहरा महव नहीं हुआ था। अपनी अम्मी को भी मैंने नहीं भूला था। मालूम नहीं वो अब तक जिंदा भी थी या नहीं। मजीद 1 साल बाद मैंने बीए कर लिया तो अब्बू एक मुश्किल में फंस गए। उनके महकमे ने उन्हें कबल अज वक्त रिटायर कर दिया। ये जबरी रिटायरमेंट एक इंक्वायरी के तहत हुआ था। उस अफसर ने उसी वजह से अब्बू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। अब्बू ग्रेड 11 में थे। उन्हें खासा प्रोविडेंट फंड मिला था, मगर जाहिर है कि इस रकम को बैठकर तो नहीं खाना था। अब्बू के आबाई गांव अलीपुर में उनकी खासी ज़मीन थी जो उन्होंने पट्टे पर दे रखी थी। अब्बू अलीपुर आते जाते रहते थे। जबरी रिटायरमेंट के बाद अब्बू ने अपने आबाई गांव अलीपुर ही जाने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि अगर हम खुद ही ज़मीन काश्त करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अम्मी भी अब्बू से मुत्तफिक थीं। सिर्फ मैं और जमीला गाँव जाने के हक़ में नहीं थे। मैंने तो खैर अपनी उम्र का इब्तदाई हिस्सा गाँव में गुजारा था, मगर जमीला कभी गाँव में नहीं रही थी। वो अलीपुर में ज़रूर पैदा हुई थी, मगर उसने लाहौर ही में होश संभाला था। अब्बू का कहना था कि अलीपुर पहुंचकर अपने अजीज़ रिश्तेदारों में जमीला के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर लेंगे। इस बात ने जमीला को और ख़ुद मुझे भी खासा बेचैन कर दिया। हम दोनों ने तो जुदा होने का तस्वुर भी नहीं किया था। घर में ये बातें हो रही थी कि एक दिन जमीला ने मुझे कमरे में तन्हा पाकर मुझसे अपना राज़े दिल कह ही दिया। ये पहला मौका था कि उसने वाज़े अल्फाज में मुझसे इज़हार मोहब्बत कर दिया था। खुदा के लिए फ़ेरोज़, किसी तरह अब्बू को समझाओ कि वो अलीपुर का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। उसने मुझसे कहा, क्यों, क्या मुज़ायका है वहाँ जाने में? मैंने दानिस्ता कहा, मकसद महज उसे छेड़ना था। वहाँ जाकर वो तुम्हारे हाथ भी पीले कर देंगे, तुम्हें तो उस पर खुश होना चाहिए। फ़ेरोज़, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। वो जज्बाती हो गई। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर हिम्मत करो, कह दो अम्मी से कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं शरारत से मुस्कुराया। ये अम्मी से ये बात करना मेरे बस में नहीं है। वो बोली, तो फिर सब्र करो और जहाँ माँ बाप शादी कर दें कबूल कर लो। मत करो मुझसे ऐसी बातें। वो रूहानसी हो गई। मैं मौत कबूल कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे बजाय किसी और को कबूल नहीं कर सकती। फ़ेरोज़, तुम अम्मी या अब्बू से खुद बात करो। अरे पागल लड़की, तुम क्या समझती हो कि मैं यूं अपनी दुनिया लुटने दूंगा? घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा। सच फ़ेरोज़? वो जैसे किसी नाजुक कली की तरह खिल उठी। हाँ सच मेरी चंदा, मेरी ज़िंदगी। मैंने उसे यकीन दिलाया और वो मुतमईन होकर चली गई। जमीला को तो मैंने मुतमईन कर दिया, लेकिन खुद बेचैन था। मेरे दिल में अनजाने वसवसे पैदा हो रहे थे और मैं सोच रहा था कि मालूम नहीं अम्मी अब्बू मेरी बात मानेंगे भी कि नहीं। जमीला अब भरपूर तौर पर जवान हो गई थी। जवानी उस पर टूट कर बरसी थी। मुतनासिब जिस्म, घनी जुल्फ़ें, किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, लंबा कद, सुर्खो सफ़ेद रंग, तराशीदा लब, सुतवा नाक, हसीन आंखें और उन पर बड़ी बड़ी पलकें और चाल तो क़यामत ढाती थी। जब वो चलती तो ज़माना ठोकरें खाता महसूस होता। उसके चश्मे खार परवर, बदन की मीना और लबों के सागर ने मुझे दीवाना बना दिया। मैंने उसी दिन डरते झिझकते अम्मी से कह दिया कि मैं जमीला को अपनाना चाहता हूँ। अम्मी मेरी बात सुनकर कुछ देर चुप रहीं, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोली, लेकिन फ़ेरोज़ बेटा, ये नामुमकिन है, ऐसा होना मुमकिन नहीं। मगर क्यों नहीं हो सकता अम्मी? क्या मैं जमीला के काबिल नहीं? मेरी आवाज़ भर आ गई। ये बात नहीं फ़ेरोज़ बेटा, बात तो कुछ और है। तो बताएं ना अम्मी, क्या बात है? मैं बेसब्री से बोल उठा। हमारे यहाँ बरादरी से बाहर लड़की नहीं देते। हमने तो कभी इसलिए ऐसा सोचा भी नहीं कि जमीला का हाथ तुम्हारे हाथ में देते। अगर ऐसा ना होता तो जमीला के अब्बू अलीपुर में उसके लिए रिश्ता ढूंढने की बात न करते। अम्मी का लहजा दो टोक था। अम्मी पर दबाव डालने के लिए मैंने उन्हें जमीला के फैसले से भी आगाह कर दिया। फिर उनकी मिन्नत समाजत करने लगा कि वो अब्बू से इस सिलसिले में बात करें। तुम कहते हो बेटे तो मैं उनसे बात किए लेती हूँ, मगर ज्यादा उम्मीद न रखना। अम्मी आखिर मान गई। अम्मी आप तो राजी है ना? मैंने उनके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। मेरी आंखों में आंसू थे और आवाज़ भर्राई हुई थी। मैं तो बेटे अपने बच्चों की खुशी में खुश हूँ। तुम भी मेरी औलाद की तरह हो। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे। फिर उसी शब मैंने अब्बू की तेज़ और सख्त आवाज़ सुनी।
अब्बू ने जो कुछ अम्मी से कहा था उसे सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। उन्होंने कहा था, रशीदा क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? उससे कहो कि जमीला के लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। अब्बू की आवाज़ के बाद कमरे में कुछ देर खामोशी रही। मैं दम साधे खिड़की से लगा रहा। अब्बू ने मेरी और जमीला की किस्मतों का फैसला सुना दिया। मुझे तवक्को नहीं थी कि इसके बाद अम्मी कुछ कहेंगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अम्मी धीमी आवाज़ में कह रही थी, क्यों नहीं हो सकता? वो जमीला का सगा भाई तो नहीं है। जमीला ने कभी भी उसे भाई नहीं कहा, वो बचपन से उसे नाम लेकर पुकारती है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब्बू की आवाज़ में बदस्तूर सख्ती बरकरार थी। फ़र्क पड़ता है इससे। जमीला ने कभी फ़िरोज़ को अपना भाई नहीं समझा, इसलिए तो वो खुद भी फ़िरोज़ को अपनाना चाहती है। क्या? अब्बू तकरीबन चीख उठे। उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि उसने तुमसे खुद ऐसी बात? जमीला ने मुझसे ये बात नहीं की, अम्मी ने वजाहत की। मुझे फ़िरोज़ ने ये बात बताई। अगर ये सच भी है और वाकई जमीला ऐसा चाहती है तो ये उसकी कम अक्ली है। वो भी बच्ची है और ख़ानदानी रिवायात से नावाकिफ़ है। मुझे हैरत है कि तुमने उसको समझाने के बजाय मुझसे ऐसी बात मान लेने को कह रही हो, जो किसी तरह भी मुमकिन नहीं। तुम ही सोचो कि ख़ानदान वाले और अजीज़ रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप कहते हैं तो मैं जमीला और फ़िरोज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ। अम्मी ने हार मान ली, मगर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में जल्दबाजी न करें। यूं भी अभी जमीला की उम्र ही क्या है। ठीक है, मैं जल्दी नहीं करूँगा, लेकिन अलीपुर पहुँचने के बाद जमीला का कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं इनकार भी नहीं करूँगा। अब्बू किसी कदर नरम पड़ गए। उनके अंदाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। मैं खिड़की से हट गया। दोस्तों, कहानी तो आपको यकीनन अच्छी लग रही है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी तक आपने हैदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं? अगर नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। दूसरे दिन सुबह मौका पाते ही जमीला ने मुझसे पूछा कि तुमने अम्मी से बात की थी। जवाबन मैंने उसे सब कुछ बता दिया और सर झुकाकर बैठ गया। तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं फ़िरोज़। खिलाफ़े तवक्को जमीला पुरएतमाद लहजे में बोली। अगर अब्बू अपनी ज़िद पर कायम रहे तो मैं भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ूंगी। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। वो ज़बरदस्ती किसी से मेरी शादी नहीं कर सकते। अगर अम्मी ने तुम्हारे कहने के मुताबिक इस सिलसिले में मुझसे कोई बात की तो उनसे यही कह दूंगी, बेटियों की मर्जी और मंशा मालूम किए बगैर किसी से उनकी शादी कर देना यूं भी हमारे मज़हब में जायज़ नहीं। ज़माना बहुत बदल चुका है। आज की लड़की इतनी मजबूर और बेबस नहीं कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठा सके। मैं जमीला के लहजे की सरकशी से डर गया और उसे समझाने लगा। जमीला, वालिदैन कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मेरी मजीद कुछ कहने से पहले ही जमीला बोल उठी। तो क्या तुम्हें और मुझे जुदा कर देना भलाई है? बोलो। आखिरी अल्फाज अदा करते उसके लहजे में तेज़ी आ गई। तुम्हारी ख़ानदानी रिवायात भी तो हैं, उनसे किस तरह बगावत करोगी? बहरहाल अब्बू ने अम्मी से वादा कर लिया कि वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। इससे कतई नज़र हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए जमीला कि हम पर एहतराम लाजिम है। मेरा अंदाज़ बदस्तूर समझाने वाला था। फिर खासी देर समझाने के बाद जमीला कुछ नरम पड़ी, मगर वो किसी भी कीमत पर अपने वालिदैन की बात मानने पर आमादा नहीं हुई। उस दिन अम्मी ने जमीला को समझाने की कोशिश की। मैं भी करीब ही मौजूद था। अब्बू किसी काम से गए हुए थे। जमीला के लहजे में सरकशी तो नहीं थी, मगर उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि वो मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। अम्मी ने मजबूरन मुझसे कहा था कि तुम ही जमीला को समझाओ, ये ज़िद छोड़ दे, इसी में हम सब की भलाई है। मैं समझा चुका हूँ अम्मी से, मगर ये किसी भी तरह मेरी बात मानने पर तैयार नहीं। बेहतर यही है अम्मी कि आप एक बार फिर अब्बू को समझाने की कोशिश करें। एक बार तो उन्हें समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ फ़िरोज़ बेटा, तुम कहते हो तो दोबारा उनसे बात करूँगी। खुदा करे वो मान जाएं, अम्मी बोली। फिर कहने लगी, तुम दोनों को दरअसल अंदाज़ा नहीं कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो क्या नताइज होंगे। तमाम बरादरी वाले हमेशा के लिए हमसे ताल्लुक़ तोड़ देंगे, फिर वो आइंदा हमसे कोई रिश्ता नहीं करेंगे। ख़ानदान में तुम्हारे बच्चों की शादियाँ नहीं हो सकेंगी। सब ये कहकर रिश्ता लेने या देने से इनकार कर देंगे कि हमारे ख़ानदान में टांका लग चुका है, यानी हमने बरादरी से बाहर गैर लोगों में रिश्ता कर दिया है। तो क्या हुआ अम्मी? मैं जज्बाती आवाज़ में बोला। ज़रूरी तो नहीं कि हम अपने बच्चों की शादियाँ बरादरी ही में करें। ये कहना आसान है फ़िरोज़ बेटा, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल। तुम्हें अभी इसका अंदाज़ा नहीं। जब कोई लड़की जवान होती है और उसका रिश्ता नहीं आता तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है तुम नहीं समझ सकते। खैर, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अल्लाह मालिक है। मैं जमीला के अब्बू से बात करूँगी। जिस रोज़ हमें लाहौर से अलीपुर के लिए रवाना होना था, अब्बू ने एक अलग कमरे में ले जाकर बात की। उन्होंने मुझसे कहा, फ़िरोज़ बेटा, तुम्हारी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे मालूम हो चुका है कि जमीला और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं तुम दोनों की खुशी की खातिर अपनी बरादरी का हर जुल्म सहने को तैयार हूँ, मगर बेटा फौरी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। हमें अलीपुर में अपने पाँव जमाना होंगे ताकि बरादरी वाले हमसे कता ताल्लुक़ भी कर लें तो हम पर कोई असर न पड़े। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी अब्बू, मैं एहतरामन नज़रें झुका कर बोला। हालांकि अब्बू की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा।
लेकिन ये वक्त उसके इजहार का नहीं था। फेरोज बेटा, तुम्हें जमीला को अपनाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, अब्बू ने नरमी से कहा। वहाँ सेट होने में हमें 2 साल तो लग ही जाएंगे। मेरा जी चाहा कह दूं जमीला को अपनाने की खातिर तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ, मगर मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे मंजूर है अब्बू, जीते रहो। अब्बू ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेर कर दुआ दी, फिर नसीहत की, फेरोज बेटा, तुम और जमीला एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहोगे। जिस तरह अब तक तुम दोनों ने एहसास नहीं होने दिया कि एक दूसरे को चाहते हो, इस तरह आइंदा भी रहना। उनके लहजे में मैनी खेजी थी। मैं अब्बू की नसीहत समझ गया वो क्या चाहते हैं। आपको और अम्मी को इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने पुरएतमाद लहजे में उन्हें यकीन दिलाया। मुझे तुमसे यही तवक्को थी बेटा, जमीला को उसकी माँ समझा देगी। अब्बू ये कहकर उठ खड़े हुए। वो कमरे से चले गए तो मैं सोचने लगा कि बग़ैर पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता शख्स में यही फ़र्क होता है। तालीम याफ्ता शख्स आखिरकार हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेता है और उसमें ज़माने से टक्कर लेने की हिम्मत होती है। अब्बू अगर तालीम याफ्ता ना होते तो वो शायद इतना बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला ना करते। उसके साथ मुझे ये भी एहसास था कि अम्मी ने भी अपना किरदार बखूबी निभाया है। अब्बू को राज़ी करने में उनका भी यकीनन बड़ा हिस्सा था। अलीपुर के लिए रवाना होने से पहले ही मैंने मौका देकर जमीला को ये खुशखबरी सुना दी। वो पहले तो खिल उठी, फिर उसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसके बाद वो एकदम उठकर कमरे से भाग गई। मैं उसे आवाज़ें देता रह गया। लाहौर में हमारा घर किराए का था। अब्बू ने मालिक मकान का घर उसकी चाबियां उसे दे दी। इससे पहले घर का तमाम सामान एक ट्रक में लादा जा चुका था। ट्रक के अलावा अलीपुर तक के लिए एक वैगन भी किराए पर हासिल की गई। अम्मी, अब्बू, जमीला और मैं वैगन में बैठ गए। हम लोग दोपहर का खाना खाकर लाहौर से चले थे। शाम होते होते अलीपुर पहुंच गए। वो दिन और फिर उससे अगला दिन घर की सफाई और सामान सेट करने में गुजर गया। घर खासा बड़ा था। ये अब्बू का आबाई मकान था और जाहिर है कि उनकी मलकियत था। तीसरे दिन सुबह अब्बू मुझे साथ लेकर सबसे पहले बड़ी हवेली की तरफ रवाना हुए। अब्बू ने बताया कि इस बड़ी हवेली में गांव के सबसे बड़े जमींदार मलक सरफराज की सकूनत थी। गांव आकर अब्बू पहले उनके सामने हाजिरी देना चाहते थे। अब्बू ने मुझे बताया कि मलक सरफराज एक बड़े पढ़े लिखे और संजीदा और शफीक आदमी है। बड़ी हवेली के मर्दाने हिस्से की बड़ी सी नशिस्तगाह में मलिक सरफराज से हमारी मुलाकात हुई। वो शख्स खासा बारोब दिखाई दे रहा था। उसके सर पर बड़ी सी सफ़ेद पगड़ी थी, रंग गोरा और आंखें बड़ी बड़ी, मूछें बड़ी और घनी थी। वो जयपुरी कोट ज़ेब-ए-तन किए हुआ था। मालूम नहीं क्यों मुझे उस शख्स में कुछ कशिश महसूस हुई और मुझे कुछ अपना अपना सा लग रहा था। नशिस्तगाह में वो तन्हा नहीं था, कुछ और लोग भी उसके साथ बैठे हुए थे। आ भाई अमजद, मैंने सुना है कि तू अब नौकरी छोड़ छाड़ कर मुस्तकिल तौर पर गांव आ गया है। बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर। ज़मीन तो खींचती है ना अपनी तरफ। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये पुत्र है ना तेरा? नहीं मलक जी, ये मेरे एक मरहूम दोस्त की निशानी है। इसके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरी तो बस एक बेटी है, अब्बू ने बताया। तो फिर ये भी तेरे बेटे ही की तरह हुआ ना? कुछ पढ़ाया लिखाया भी इसे कि नहीं? मलिक सरफराज ने मेरी तरफ देखते हुए अब्बू से पूछा। वैसे देखने में तो तालीम याफ्ता लगता है। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है मलक जी, BA किया है इसने। भाई अमजद, ये तो मुझे बहुत खुशखबरी सुना दी। मलिक सरफराज न जाने क्यों ये सुनकर कि मैंने BA किया है खुश नजर आने लगा। वो कैसे मलक जी? अब्बू ने हैरान होकर कहा, यार अपनी नाहिद है ना बेटा, उसने इसी साल फैसलाबाद के एक कॉलेज से इंटर किया है। रोज़ उसे मेरी जीप लाती ले जाती है। मैं ये सोच रहा था कि रोज़ किसी तरह का ये आने जाने काटने कट जाए, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो हवेली में ही नाहिद को BA की तैयारी करा दे और मैं उससे प्राइवेट इम्तिहान दिलवा दूँ। मगर तुझे तो मालूम है कि यहाँ गांव में ऐसा आदमी कोई कहाँ मिल सकता है। मैंने कोशिश की थी कि फैसलाबाद से किसी बंदे को बुलवा लूँ जो यहाँ हवेली में रहे, पर शहर छोड़कर आने पर कौन राज़ी होता है। मुंशी अब भी कोशिश में लगा है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ज़रूरत नहीं रही। अब तो अपने घर का बच्चा मिल गया। बोल, तू राज़ी है ना इस पर? मलिक सरफराज ने अब्बू से पूछा। इसके लिए मेरा ख्याल तो ये था कि मलिक जी को ये मेरा हाथ बटाता, लेकिन आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? हाँ, इससे पूछ लें, अब्बू ने जवाब दिया। मलिक सरफराज ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने कहा, जो अब्बू का हुक्म है मैं उसी पर अमल करूँगा। ले भाई अमजद, गल मुक गई। मलिक सरफराज खुशी से बोला, तेरा पुत्र तो बड़ा फरमाबरदार लगता है। हाँ, नाम क्या है पुत्र तेरा? मलिक सरफराज मुझसे मुखातिब हुआ। फेरोज़ जी, मैंने बताया। तो फेरोज़ पुत्र, आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, समझ आई? तेरा खर्चा पानी मैं बर्दाश्त करूँगा। ये कहकर वो अब्बू से बोला, और फिर भाई अमजद, अपनी ज़मीन पर काश्त के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कह देना। कल फेरोज़ को हवेली भेज देना, मैं इसे नाहिद से मिलवा दूंगा। बेहतर है मलिक जी, फेरोज़ आ जाएगा, अब इजाज़त दीजिए, अब्बू ने कहा। अरे तू लस्सी मस्सी पिए बगैर कैसे जा सकता है? ये कहकर मलिक सरफराज ने किसी को आवाज़ दी। मुलाजिम आया तो मलिक सरफराज ने उससे लस्सी लाने को कहा। हर चंद के वो मुलाजिम कुछ ही देर ठहरा, मगर न जाने क्यों मुझे उसकी आंखें कुछ शनासा सी लगी।
اس کی آंखें किसी ऐसे शिकरे की तरह थीं और उसके हुलिये से लगा नहीं कि वो ऐसी थी। मैंने एक ही नज़र में उसका भरपूर जायज़ा ले लिया। उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और कंधे पर रुमाल पड़ा था। अगर किसी की उसकी आंखों पर नज़र ना पड़े तो वो एक नेक और शरीफ आदमी ही मालूम होता। कुछ देर बाद वो लस्सी के बड़े गिलास लबालब भरे हुए ले आया तो मलिक सरफराज ने उससे कहा, शीदे बहुत सुस्त हो गया है तू काम में। माफ़ी चाहता हूँ मलिक जी, शीदे ने अदब से कहा। गालिबन उसका नाम रशीद होगा जो बिगड़कर शीदा हो गया। फिर लस्सी पीने के दौरान मुझे बार बार यही ख्याल आता रहा कि शीदे की आंखें मेरे लिए न जाने क्यों जानी पहचानी सी थी। हालांकि इस गांव में तो मैं पहली बार आया था। लस्सी पीकर अब्बू ने मलिक सरफराज से इजाज़त ली और मुझे उठने का इशारा किया। हवेली से निकलकर मैंने महसूस किया कि अब्बू घर की तरफ नहीं जा रहे। मैंने उनसे अपने ख्याल की तस्दीक चाही तो वो बोले, हाँ बेटा, घर से निकले ही हैं तो चौधरी अफजल की तरफ भी होते चलें, वरना वो बुरा मानेगा। ये चौधरी अफजल कौन है अब्बू? मैंने मालूम किया। रिश्तेदार है भाई अपना, अब्बू ने जवाब दिया। फिर कहने लगे, पिछले साल मैं उसी की शादी में शिरकत करने अलीपुर आया था। हाँ याद आ गया, मैं बोला। आप अम्मी को भी साथ लाना चाहते थे मगर उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहकर कि बच्चे अकेले हैं, उनके पास कौन होगा। मलिक जी के बाद चौधरी अफजल ही की ज्यादा ज़मीनें हैं इस गांव में, अब्बू ने बताया। रिश्ते में वो भतीजा होता है मेरा। फिर तो अब्बू खुद उसे आपसे मिलने आना चाहिए था। रिश्ते में तो आपसे छोटा हुआ ना, मैंने कहा। नहीं बेटे, रिश्ते में मुझसे छोटा सही, लेकिन असूली तौर पर मुझे ही उसके घर पहले जाना चाहिए, अब्बू बोले। देखियो बेटे, जो शख्स कहीं किसी शहर या नई बस्ती में जाता है तो ये इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से पहले खुद मिले। मैंने सर हिला दिया। अब हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उसके आखिर में एक पुख्ता सा मकान बना हुआ था, मगर ये मकान बड़ी हवेली से छोटा था। जल्द ही हम उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उस मकान के मुलाजमीन अब्बू को पहचानते थे। उनमें से एक ने हमारी रहनुमाई की। फिर हम मकान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। लंबा तड़ंगा चौधरी अफजल अब्बू से बहुत खुश इखलाकी के साथ पेश आया, मगर न जाने क्यों मुझे वो अच्छा नहीं लगा। दुल्हन बेटा कैसी है? अब्बू ने चौधरी अफजल को मुखातिब किया। वो एक बदकिरदार लड़की थी चाचा, मैंने उसे तलाक दे दी, चौधरी अफजल ने बिला झिझक जवाब दिया। तलाक के बाद वो अपने गांव डबगरी वापस चली गई। दुख हुआ बेटा कि तुम्हारा घर बस कर उजड़ गया, अब्बू के लहजे में तासुफ था। तो क्या हुआ चाचा, बस जाएगा घर। अब तुम्हारा भतीजा बूढ़ा तो नहीं हुआ। अब तुम आ गए हो तो मुझे क्या फिक्र, तुम ही कोई तलाश करो न लड़की। तुम्हें तो मालूम है कि अब्बे की मौत के बाद और शादी से 3 महीने पहले अम्मा भी मर गई, वरना अब तक वो मेरे लिए नई बीवी ले आती। फिर वो कदरे चौंकते हुए बोला जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। हाँ चाचा, तुम्हारी भी तो एक बेटी थी ना, अब तो वो जवान हो गई होगी, है ना? चौधरी अफजल ने जिस अंदाज और जिस मौका पर जमीला का जिक्र किया उससे मैं सुलग उठा। बड़ी ही बेबाकी और बेहूदगी थी उसके लहजे में। अब्बू के चेहरे पर भी मैंने नागवारी के असरात देखे, मगर ज़बान से उन्होंने नागवारी का इजहार नहीं किया और सिर्फ हाँ कहकर उठ खड़े हुए। अरे कहाँ चल दिए चाचा, अभी तो शहनाज से भी नहीं मिले तुम। मैं उसे बुलवाता हूँ, बैठो ना चाचा। उसने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। मजबूरन अब्बू को भी बैठना पड़ा। मुझे भी वहाँ बैठना मजीद ग्रां गुजर रहा था, लेकिन अब्बू की वजह से मजबूर था। अब्बू पहले ही उससे मेरा तारुफ करवा चुके थे। चौधरी अफजल को भी उन्होंने मेरे बारे में वही बताया जो मलिक सरफराज को बता चुके थे। तारुफ के बाद उसने मेरे लिए जो जुमला इस्तेमाल किया वो गैर शरीफाना था। उसने कहा, तो यूं कहना चाचा कि ये तेरा लय पालक है। जवाबन अब्बू बोले कि नहीं, ये मेरी औलाद की तरह है। चौधरी अफजल अब्बू को संजीदा देखकर इस सिलसिले में फिर कुछ नहीं बोला। लस्सी के लिए अब्बू ने मना कर दिया क्योंकि चौधरी अफजल अपने एक मुलाजिम को बुलाकर लस्सी लाने के लिए कह रहा था। अच्छा तो फिर तुम छोटी बीबी को ये भेज दो यहाँ, उनसे कहना कि लाहौर से अमजद चाचा आए हैं। चौधरी अफजल ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। बहुत बेहतर सरकार। मुलाजिम ये कहकर चला गया। ज़रा ही देर बाद एक नौजवान खूबसूरत लड़की वहाँ आ गई और उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो किसी तरह भी गांव की लड़की नहीं लगती थी। वो जीन्स और जैकेट ज़ेबे तन किए हुए थी और शानों पर लंबे स्याह बाल बिखरे हुए थे। हेलो अमजद चाचा, कैसे आए? वो आते ही अब्बू से मुखातिब हुई। ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अब्बू नज़रें झुकाकर बोले। बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझसे कह रहा था कि तुम अब यहाँ गाँव आ गए हो चाचा, क्या ये बात ठीक है? वो पूछने लगी। हाँ बेटा, तुमने ठीक सुना है। अब्बू उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहे थे। फिर तो मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी चाचा, चाची से भी मिलूंगी आकर। वो तुम्हारी एक बेटी भी तो थी ना, क्या नाम था उसका? जमीला, अब्बू ने बताया। तुम ज़रूर आना घर। तुमने उसे कुछ पढ़ाया लिखाया तो होगा ना चाचा? हाँ, मैट्रिक करा दिया, आगे उसकी माँ ने पढ़ने नहीं दिया। ये बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। हैरत तो ये है कि खुद औरतें जुल्म करती हैं। मैंने तो बीए कर लिया चाचा। आपको तो खबर है चाचा कि हमारे गाँव के कितने बैकवर्ड लोग हैं। उन्होंने और ख़ास तौर पर हमारे अजीज रिश्तेदारों ने इस पर बड़ी नाक मुँह चढ़ाई, मगर ना अफजल ने उनकी किसी बात पर कान धरा, ना मैंने उन्हें लिफ्ट दी। मैंने तो अफजल से कह दिया कि मेरे शहर का कोई पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना और जब मैं उसे पसंद कर लूँ तो उससे मेरी शादी करना। क्यों भाई अफजल? उसने तस्दीक के लिए चौधरी अफजल की तरफ देखा। शहनाज ठीक कहती है चाचा,
चौधरी अफजल ने अपनी बहन की तस्दीक की। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ कि शादी बरादरी में की जाए। पढ़ लिख कर हम ऐसी फरसूदा बातें हमें जेब नहीं देती। तुम्हारा क्या ख्याल है चाचा? तुम ठीक कहते हो बेटा, मगर बुजुर्गों की रिवायात को हम इस तरह एकदम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। हर चंद के चौधरी अफजल की बातों से मैं भी मुत्तफिक था, मगर उसके लिए मेरी नापसंदीदगी अपनी जगह बरकरार रही। इसकी बहन शहनाज भी मुझे पसंद नहीं आई। साफ मालूम हो रहा था कि वो चौधरी अफजल से उम्र में छोटी थी, मगर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से भाई साहब या भाईजान कहने के बजाय अपने बड़े भाई का नाम ले रही थी। चाचा ये कौन है तुम्हारे साथ? शहनाज ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए अब्बू से पूछा। इसे मेरा बेटा ही समझो। अब्बू ने यह कहकर मेरा पूरा तारुफ करा दिया। वेरी सैड। शहनाज के लहजे में अफसोस के बजाय बनावट थी। फिर वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुई। फ़ेरोज़, यहाँ आकर तो अब तक हर जगह खातिन वजारत में तुम्हें लस्सी ही पीने को मिली होगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने हाथों से उम्दा सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। कम ऑन। ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। नो थैंक्स, मैंने दानिस्ता अंग्रेज़ी बोली। ओ माई गुडनेस, वो पुरमसरत मगर करदरे तंजिया लहजे में बोली। तुम्हें तो अंग्रेज़ी बोलनी भी आती है? मैंने उसके लहजे की चुभन को महसूस करते हुआ, यस आई एम ऑल्सो अ ग्रेजुएट। ओ वंडरफुल, ये बहुत अच्छा हुआ कि इस गांव में एक और ग्रेजुएट का इजाफा हो गया। अच्छा तो अब उठो, तकल्लुफ़ न करो। उसने आगे बढ़कर बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ थाम लिया, यूं जैसे मेरे और उसके दरमियान मुद्दतों की जान पहचान हो। उसे अपने बड़े भाई की मौजूदगी का भी कोई ख्याल नहीं था और ये मेरे लिए ताज्जुब खेज बात थी। इससे पहले के जवाबन में कुछ कहता अब्बू बोल उठे, नहीं शहनाज बेटा, हमें घर जाने दो, बहुत देर हो गई, तुम्हारी चाची इंतज़ार कर रही होंगी। तो फिर ऐसा करें चाचा कि आप चले जाएं। शहनाज ने अब्बू की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, ये बाद में आ जाएंगे। उसका इशारा मेरी तरफ था। मगर फ़ेरोज़ तो आज पहली मरतबा मेरे साथ घर से निकला है बेटी, इसे तो घर का रास्ता भी मालूम नहीं। अब्बू ने पूछा। अरे आप तो फ़ेरोज़ को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं चाचा। शहनाज हंसते हुए कहने लगी, मैं इन्हें किसी मुलाजिम के साथ भेज दूंगी या खुद ले आऊँगी। अब्बू खामोश हो गए तो मैंने चाय पीने से माजरत चाही, मगर शहनाज नहीं मानी। मजबूरन अब्बू को अकेले ही घर लौटना पड़ा। किसी गांव में तो क्या, किसी शहर में भी ऐसी तेज़ तरार और बेबाक लड़की कम ही दिखने में आती है जैसी शहनाज थी। अब्बू चले गए। वो मुझे अपने साथ घर के अंदरूनी हिस्से में ले आई। फ़ेरोज़, पहले मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाती हूँ, शहनाज मेरे साथ चलते हुए बोली। उसने मेरा हाथ थाम रखा था। वो तो ठीक है खातून, मगर मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। यकीन करें मैं भागूंगा नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा और फिर उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ा लिया। किसी का हाथ थाम कर छोड़ा नहीं जाता, समझे तुम? उसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर ये काम मर्दों का है, औरतों का नहीं। आप, अरे ये तुमने क्या आप लगा रखी है भाई, सीधी तरह बात करो, मैं कोई बूढ़ी तो नहीं, उम्र में तुमसे छोटी ही होंगी। उसने मेरी बात काट कर कहा, अगर ये आपका हुक्म है तो फिर मुझे मजबूरन इसकी तामील करना पड़ेगी। वेरी गुड, तुम खासे फर्माबरदार किस्म की चीज़ मालूम होते हो। ये कहकर वो हंस दी। तुम जिस लड़की के नसीब में लिखे गए हो वो खुश नसीब होगी। एक तो ये कि मैं कोई चीज़ नहीं आदमी हूँ, और दूसरा ये कि संजीदा होने की ज़रूरत नहीं। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें आदमी मान लेती हूँ। वैसे तुमने इंसान होने का दावा क्यों नहीं किया? ये क्यों? मेरे नज़दीक इंसान और आदमी में फ़र्क होता है, और आदमी को इंसान बनने में देर लगती है। गालिबन इसीलिए गालिब ने कहा था कि आदमी मयस्सर नहीं, इंसान होना। लगता है कि तुम्हें भी मेरी तरह मुताले का शौक़ है। मेरे पास अच्छी कलेक्शन है उर्दू शायरी की। मैंने गालिब की जिस गज़ल का मिसरा पढ़ा है वो कोर्स में थी। कोई ख़ास मुतालिया नहीं मेरा, ना ही शौक़। मैंने साफ गोई से बता दिया। मुतालिया बहुत ज़रूरी चीज़ है फ़ेरोज़, उसने कहा। किताबें लिखने वाले अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा किताबें लिखने पर सर्फ कर देते हैं, जिन्हें हम थोड़े से वक्त में पढ़ लेते हैं। इस तरह उनका तजुर्बा और हमारे एहसास और इल्म का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी नज़र में क्या ये अहम नहीं? ज़िंदगी को पूरी तरह समझने और उससे बरतने के लिए मुतालिया ज़रूरी है। शहनाज की बातों में वज़न था जिसने मुझे मुतासर किया। मैंने तायद की। कुछ ही देर में शहनाज के साथ एक कमरे में दाखिल हो रहा था, साफ़ सुथरा और अपनी आराइश के एतबार से खूबसूरत भी। वहाँ दीवारों से लगी कई ऐसी कद्दे आदम अलमारियाँ देखी जिनमें किताबें भरी हुई थी। वो अलमारियाँ यकीनी तौर पर किताबों के लिए बनवाई गई थी। लकड़ी की इन अलमारियों के दरवाज़ों में शीशे लगे हुए थे। कमरे के वस्त में एक मेज़ पड़ी थी जिसके अतराफ कुर्सियाँ थीं। मेज़ से हटकर एक जानिब दो आरामदेह कुर्सियाँ नजर आ रही थीं, जिनके दरमियान एक छोटी सी मेज़ थी। शहनाज मुझे लिए उन्हीं कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। उनमें से एक कुर्सी पर उसने मुझे बैठने का इशारा किया और दूसरी पर खुद बैठते हुए बोली, तो जनाब ये है मेरी लाइब्रेरी, कहो तो कैसी लगी? खूबसूरत है, मैंने इतराफ़ किया। इससे तुम्हारे मुताले के ज़ौक़ का पता चलता है और नफासत का भी। इसी बात पर चाय हो जाए? वो हंस कर बोली, वैसे तो अपने एक मुलाजिम को मैंने चाय बनाना सिखा दी है, मगर तुम पहली बार आए हो इसलिए। उसी वक्त कमरे के दरवाजे की जानिब से किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
और शहनाज अपनी बात अधूरी छोड़कर उधर देखने लगी। दोस्तों, कहानी तो आपको यकीनन अच्छी लग रही है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी तक आपने हैदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। अगर नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। ज़रा ही देर बाद एक दराज कद मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। वो मुलाजिम होगा उसका अंदाज़ा मैंने उसके हुलिये से लगाया। वो कसरती और गुठे हुए जिस्म का एक नौजवान था। उसका नाक नक्शा भी बुरा नहीं था। अगर उसे ढंग के कपड़े पहनने को दिए जाते तो वो खासी पुरकशिश शख्सियत का मालिक नजर आता। चाय बनाकर लाऊं बीबी जी? उसने कमरे में दाखिल होते ही शहनाज को मुखातिब किया और फिर मेरा जायज़ा लेने लगा, जो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। नहीं फैज़, रहने दो। वैसे मैं अभी तुम्हारा जिक्र कर रही थी। उम्र बड़ी है तुम्हारी। दरअसल इनके लिए मैं खुद अपने हाथ से चाय बनाना चाहती हूँ। अगर ये चाय बना सकता है तो क्या हर्ज है? मैं बोल उठा। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय फिर कभी सही। अच्छा तो फिर ड्यू रही, उसने कहा। फिर मुलाजिम से मुखातिब हुई। देखो, चाय उम्दा होनी चाहिए। ये मेरे मेहमान हैं और पहली बार यहाँ आए हैं। बेहतर है बीबी जी। ये कहते हुए उसने फिर मेरी तरफ देखा और कमरे से चला गया। मैंने अपने लिए उस मुलाजिम की आंखों में वाज़े तौर पर नापसंदीदगी महसूस की थी। हालांकि उससे ये मेरी पहली मुलाकात थी। इस नापसंदीदगी की वजह मेरी समझ में ना आई। अच्छा ये बताओ फ़िरोज़, मुझसे दोस्ती करोगे? अचानक शहनाज ने एक गैर मुतवक्को सवाल कर दिया। दोस्ती? मैं हैरत से बोला। क्या तुम्हें नहीं मालूम शहनाज कि हमारे माशरे में लड़के और लड़की की दोस्ती को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते? माशरे और लोगों को गोली मारो, तुम अपनी बात करो यार। मैं खुद भी एक इस माशरे का फ़र्द हूँ, यानी तुम भी इसे अच्छा नहीं समझते, यही समझ लो। हैरत है, तुम पढ़े लिखे नौजवान होकर ऐसी बैकवर्ड बातें कर रहे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और तुम लड़के और लड़की की दोस्ती पर एतराज़ कर रहे हो। क्या मगरिब में लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते? मगर ये मगरिब नहीं है, मशरिक है। ये लंदन या न्यूयॉर्क नहीं, पंजाब का एक गांव है। मशरिक की एक अपनी तहजीब और अपनी रिवायत है। तहजीब और रिवायत का मतलब ये तो नहीं कि इंसान कुएं का मेंढक बन जाए। मालूम नहीं तुम किस दुनिया में रहते हो। अब मशरिक और मगरिब के फासले मिट चुके हैं। हम जिस अहद में सांस ले रहे हैं उसमें दुनिया सिमट सिमटाकर बहुत छोटी हो गई। तहजीब अब एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही है और इस अमल को कोई रोक नहीं सकता। शहनाज खासी पुरजोश नजर आने लगी। मालूम होता है कि तुम डिबेट वगैरह में बहुत हिस्सा लेती रही हो। मैंने हंसकर उसकी बात टाली और मौजू बदलने की खातिर बोला, क्या तुम यही लिबास पहनकर घर से निकलती हो? बस घर में शौक पूरा कर लेती हूँ या कभी लाहौर जाऊँ तो। उसी वक्त शहनाज का मुलाजिम फैज़ चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। यहाँ इधर मेज़ पर रख दो, शहनाज ने उसे मुखातिब किया। मुलाजिम मेज़ पर चाय रखकर चला गया। चाय पीने के दौरान में भी हमारे दरमियान बातें होती रहीं। अचानक शहनाज ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से इश्क किया है? मेरा ख्याल है शहनाज कि हम एक दूसरे की ज़ात को मौज़ूए गुफ्तगू ना बनाएं तो बेहतर है, मैंने कहा। मेरे लहजे में संजीदगी थी। इसमें इतना संजीदा होने की कोई बात नहीं। दोस्ती में ऐसी बातें एक दूसरे से पूछ ही लिया करते हैं। तुम अगर मुझसे कोई ऐसा सवाल करते तो मैं तुम्हें जवाब ज़रूर देती। तुम्हारी बात और है, मेरे और तुम्हारे अंदाज़े फ़िक्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर ज़मीन और आसमान कहीं जाकर एक दूसरे से मिल भी तो जाते हैं। वो फ़रेब नज़र होता है और कुछ नहीं। हकीकत इसके बरक्स होती है। मेरे नज़दीक इश्क करना कोई जुर्म नहीं, मैं इसे फितरी समझती हूँ। ना मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने को मुखर्रब इखलाक तस्वर करती हूँ। मेरा अंदाज़ फ़िक्र यही है और यकीनन यही अंदाज़ फ़िक्र हकीकत से करीब है। क्या तुम किसी से इश्क करने को गैर फितरी समझते हो? मैं भी इश्क को एक तुम्हारी तरह फितरी अमल समझता हूँ, लेकिन इस मौजू पर किसी दोशीज़ा से गुफ्तगू करने को मुनासिब नहीं समझता। माफ़ करना, मेरे नज़दीक बेहयाई है। मैंने बेझिझक कह दिया। तो क्या तुम मुझे बेहया समझते हो? उसका लहजा बदल गया। मैंने तुम्हें बेहया तो नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात का मकसद हरगिज़ ये नहीं था, मैंने उसका बदला हुआ लहजा देखकर कहा। तुम खासे डिफ़िकल्ट हो फ़िरोज़। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी जगह अगर मैंने ये सवाल किसी और नौजवान से किया होता तो वो जवाबन अब तक खुद मुझसे इजहार इश्क कर चुका होता। मैं उनमें से नहीं हूँ मोहतरमा। अच्छा, अब खासी देर हो चुकी, तुम मुझे अपने किसी मुलाजिम के साथ घर भेज दो। अब्बू फ़िक्रमंद होंगे, मैंने कहा। देखो, कल मैं किसी वक्त तुम्हारे घर आऊँगी, वो बोली और फिर अपने उसी मुलाजिम को आवाज़ देने लगी जो चाय बना कर लाया था। आवाज़ देते ही वो मुलाजिम फ़ौरन कमरे में आ गया। मुझे यूँ लगा कि वो कहीं करीब मौजूद था। मुमकिन है कि कमरे के बाहर खड़ा हो। इसका मतलब है कि उसने मेरी और शहनाज के दरमियान होने वाली पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। फैज़, इन्हें अमजद चाचा के घर छोड़ाओ, इनका घर तो देखा है ना तुमने? शहनाज अपने मुलाजिम से कहने लगी। जी हाँ बीबी जी, देखा हुआ है, मुलाजिम ने जवाब दिया। मैं उठ खड़ा हुआ। फिर जब मैं उस मुलाजिम के साथ घर की तरफ जा रहा था तो उसने बड़े राज़दाराना अंदाज में मुझसे कहा, बाबूजी, आपके भले को एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने मुतजस्सिस होकर पूछा। बीबी जी की बातों में मत आना। किन बातों में? अरे जी, यही दोस्ती वोस्ती के चक्कर में, उसने वजाहत की।
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं? अरे साहब जी, मैं आपकी दोनों की बातें बाहर खड़ा सुन रहा था, उसने बताया। ये तो बड़ी बुरी बात है, किसी की बातें यूं छुप कर नहीं सुना करते। मैं बोला, अगर तुम्हारी बीबी को ये मालूम होता फिर? छोड़ें जी, जब मालूम हो जाता तो देखी जाती। मैं तो आपके भले को समझा रहा हूँ, आगे आप जाने। बीबी जी पहले भी एक नौजवान से दोस्ती का चक्कर चला चुकी हैं। वो फैसलाबाद में बीबी जी के साथ पढ़ता था। बीबी उसे गांव भी अपने साथ लाने लगी। चौधरी जी ने बीबी जी को बड़ी आज़ादी दे रखी है, मगर उसकी भी एक हद है। जब पानी सर से ऊंचा होने लगता है तो फिर चौधरी जी वही करते हैं जो उस नौजवान के साथ हुआ। क्या हुआ उस नौजवान के साथ? मैंने पूछा। मुलाजिम ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे पूछने पर बमुश्किल बोला, बाबूजी किसी को बताना मत कि मैंने आपको ये बात बताई है। उसका लहजा मजीद राज़दाराना हो गया। तुम बताओ तो सही भाई, मैं वादा करता हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैंने उसे यकीन दिलाया। हुआ ये जनाब कि एक दिन जब वो नौजवान रात को यहाँ रहकर सुबह वापस फैसलाबाद जा रहा था तो क्या? तो वो कत्ल कर दिया गया। मुलाजिम ने मुहतात अल्फाज में चौधरी अफजल का नाम लिए बगैर मुझे शहनाज के क्लास फेलो नौजवान के कत्ल की बात बता दी। मेरे लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि उस नौजवान को किसने कत्ल कराया होगा। मुलाजिम की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने उसी वक्त दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि आइंदा कभी शहनाज के घर नहीं जाऊंगा। अलीपुर गांव में फेरोज के साथ क्या हालात पेश आए, मलिक साहब और चौधरी और शहनाज जैसी पेचीदा शख्सियात के साथ फेरोज के ताल्लुकात कैसे रहे, ये सब कुछ जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी धुआं की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए कि कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।